चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम आ गए थे अपने छठे प्रश्न पर। 5 प्रश्न हमने समझ लिए कैसे हमें करने हैं। छठा प्रश्न है हमारा कहानी का एक क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ कहानियां हमने पढ़ी हैं। बहादुर पढ़ चुकी थी 4-5 कहानियां हमारी हैं जो हमने पढ़ी है, उससे संबंधित प्रश्न छठा वाला 5 नंबर का प्रश्न होता है। ये 2 प्रश्न इसमें भी आपको आएंगे अथवा कर कहेंगे एक हमें करना है, या तो पहला करेंगे या बाद में करेंगे। जो अच्छे से आता होगा वही सेलेक्ट करना है। मैं बार-बार आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ। पंचलाइन कहानी के कथानक पर प्रकाश डालें। उत्तर हमें अधिकतम 80 शब्दों में देना है। सीमा अधिकतम 80 शब्द ही रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे आंसर को लिखने के लिए नहीं बताते। सीमा 80 शब्द है। 80 शब्द आप लगा लीजिए। क्योंकि मैं ये पेज अपने बोर्ड की कॉपी तो वैसे भी काफी बड़ी होती है, एक सवा पेज में आप ये सारांश है। कथानक समझना होगा। कथानक का मतलब क्या होता है? कथानक मतलब सारांश, और सारांश किसे कहते हैं? किसी चीज का संक्षिप्त रूप। जैसे कोई कहानी हमने पढ़ी, बहुत विस्तृत हम कहानी पढ़ते हैं, कम से कम 8-10 पेज की हमने कहानी पढ़ी है। अब उस कहानी को जब हम किसी को सुनाते हैं तो हम पूरी एक डायलॉग वाइज नहीं सुनाते हैं। जो हमने कहानी में पढ़े थे हम उसे अपने शब्दों में जो हमने समझा उसका एक संक्षिप्त रूप कर देते हैं और उसको हम दूसरे को सुनाते हैं। तो जो संक्षिप्त रूप में हम उसे सुना रहे हैं वो होता है सारांश, और उसी को कहते हैं कथानक। कंफ्यूज मत होना, कथानक याद करेंगे। कथानक मतलब वो सारांश दिखा रहा है। पंचलाइन कहानी है गोधन का, जिसमें वर्णन है गिरधारी और गोधन की कहानी है, उसका सारांश आपको लिखा रहा है। या तो आप इसे लिखिए या फिर को कह रहा है चरित्र चित्रण की दृष्टि से बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए। चरित्र चित्रण की दृष्टि से ये प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? एक प्रश्न हम कहानी में याद करते हैं कि कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा कीजिए। जब कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा वाला प्रश्न हमने याद किया है उसमें कई पॉइंट्स आते हैं। कथानक भी आता है, इसमें सारांश भी आता है, संक्षिप्त में पात्र और चरित्र आता है, देश काल और वातावरण आता है, भाषा शैली आता है, उद्देश्य आता है। ये कई पॉइंट्स में हम उस कहानी को परखते हैं कि ये सब चीजें उस कहानी के अंदर है कि नहीं है। उसी में से एक हेडिंग आता है चरित्र चित्रण, तो उस हेडिंग को हम लिखेंगे। अब हमें वो पूरा आंसर नहीं लिखना है, जो उसमें हेडिंग उसने पूछा है उस प्रश्न में से मात्र उतना ही उत्तर देना है। एक पैराग्राफ में इसका हमारा आंसर आ जाएगा। 5 नंबर का है, अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो 4 नंबर आपको प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आता है बच्चों खंड काव्य से रिलेटेड। खंड काव्य आपने पढ़ा होगा। हमारे यहाँ जो खंड काव्य चल रहा है मुक्ति यज्ञ, वो कह रहा है खंड स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित यानी आपने जो पढ़ा है, हर एरिया में ना अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों जो हमारे जिले में खंड काव्य चल रहा है हमें उसी से रिलेटेड प्रश्न के उत्तर देने होंगे। हम देख रहे हैं यहाँ का, खा, गा, घा, और चा, ये 6 खंड काव्य हैं जिनसे संबंधित प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। क्योंकि हर जिले में अलग अलग चल रहा है, इसलिए जितने खंड काव्य चलते हैं इस प्रश्न में उन सभी खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। पर ये नहीं कि हमें सबके उत्तर देने हैं। हमारे जिले में जो खंड काव्य चल रहा होगा हम उसको ढूंढेंगे, उस पे टिक लगा लेंगे और उसके ही उत्तर देंगे। देखिए जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक दृष्टि डालते हैं तो हमें मिलता है मुक्ति यज्ञ घ नंबर पर, क्योंकि हमारे यहाँ मुक्ति यज्ञ चल रहा है तो मुक्ति यज्ञ ढूंढेंगे। वो जिस नंबर पर लिखा होगा उसके जो प्रश्न उसने पूछे हैं उनमें हम उत्तर देंगे। देखो यहाँ मुक्ति यज्ञ घ नंबर पे है और मुक्ति यज्ञ के 2 प्रश्न दिए हुए हैं, क्योंकि दोनों के बीच में अथवा लिखा हुआ है। या तो हम पहला वाला करें या हम बाद वाला करें, एक ही प्रश्न का उत्तर देना। प्रश्न है 5 अंक का। जैसे
हमारा कहानी वाला 5 अंक का था। हमारे जीवन परिचय 5 अंक के थे। ऐसे ही प्रश्न भी 5 अंक का है। पहला प्रश्न, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। खंड काव्य की जो विशेषताएं होती हैं, यानी जो जो चीजें खंड काव्य में होनी चाहिए, कथानक है, सारांश का, जिसे हमने अभी आपको समझाया था, और देश काल, वातावरण, उद्देश्य, पात्र, चित्रण, भौगोलिक स्थितियां जो हैं वो सब के सब उसके अंदर है कि नहीं है। इस पर यानी यहाँ हमें सारे के सारे हेडिंग्स जो है दे रहे होंगे, उसका हम उस विशेषता पर मुक्ति यज्ञ का बारे में लिखेंगे कि वो इन सारी विशेषताओं से ओतप्रोत है कि नहीं है। अच्छा, हम क्या करेंगे, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की नायक का चरित्र, या तो वो खंड काव्य के आधार पर मुक्ति की समीक्षा करा रहा है या फिर वो नायक का चरित्र चित्रण करा रहे हैं। आप सब जानते हैं मुक्ति यज्ञ ये हमारे देश की स्वतंत्रता से संबंधित काव्य में खंड काव्य है। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखा हुआ है और इसमें पंत जी ने गांधी जी का वर्णन किया है। तो इसके जो मेन पात्र है यानी मुख्य जिनका वर्णन चल रहा है वो गांधी जी का है। तो इनके जो नायक है वो कौन हुए, गांधी जी। गांधी जी का चरित्र चित्रण हमें करना है। इन दोनों में से जो हमें बहुत अच्छे से आता हो उसे सेलेक्ट करके हम कर देंगे। एक बात क्या मैं आपको बता दूं, अपनी पर्सनल राय आपको दे दूं कि चरित्र चित्रण आसान होता है और स्कोरिंग होता है, उसे हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर हमने हेडिंग्स यानी किसी के चरित्र की विशेषताएं हमें पता है, थोड़ा सा भी एक बार भी उसे हमने थोड़ा सा समझ भी लिया है, तो बहुत आसानी से चरित्र चित्रण वाला प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न आता है। अब खंड चेंज हो जाएगा। शुरू में मैंने बता दिया था 2 खंडों में हमारे ये प्रश्न बताता है। पहले खंड में हमारा गद्यांश और पद्यांश से संक्षिप्त प्रश्न, फिर गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर, लेखक और कवियों का जीवन परिचय, कहानी और उसके बाद खंड काव्य, इतनी चीजें आती हैं। और इसके बाद जब हमारा खंड खास शुरू होता है तो ये संस्कृत वाला हिस्सा है हमारा, जिसमें हम दिनदर्शिका के प्रश्न वो चैप्टर्स पढ़ेंगे और बाकी सारे हमारी ग्रामर, जिसमें निबंध भी इंक्लूड है, पत्र भी इंक्लूड है, सब चीजें हैं। तो हमारा संस्कृत हो गया। अब संस्कृत में भी हमें 2 गद्यांश मिलेंगे और इसमें वो व्याख्या नहीं कराएगा, अनुवाद कराएगा। देखो उसने लिखा है ना, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। व्याख्या नहीं लिख रहा है, अनुवाद कर रहा है, यानी जैसे जैसे लिखा गया है उन्हीं शब्दों का हिंदी अर्थ हमें लिखना है। अपने पास से कुछ जोड़कर नहीं लिखना है, डिटेल नहीं करनी है, उसको व्याख्यायित नहीं करना है, समझाना नहीं। 2 है, एक अगले वाले पेज पे आएगा हमारा। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं, दोनों को हम पढ़ेंगे। हमने संस्कृत पर दिनदर्शिका पढ़ी हुई है, दोनों को पढ़ेंगे। जिसका हिंदी अनुवाद हम अच्छे से जानते होंगे उसको हम लिखेंगे। इसको पढ़ लेते हैं। आपने अगर किताब में पढ़ा है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैं इसका अर्थ आपको यहाँ समझा भी देती हूँ। ये जो पहला वाला गद्यांश मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जब मैं हिंदी बताऊँ तभी आपको याद आएगा कि क्या इसका शीर्षक है, क्योंकि वो संदर्भ लिखा है। संदर्भ जैसे हम लिखते थे वैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिनदर्शिका के अब जो भी चैप्टर का नाम का से लिया गया है, बस इतना ही, इसमें लेखक नहीं लिखेगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अपनी पुस्तक में निकाल लीजिए, आपके पास यदि पेपर है तो उसी से आप पढ़ लीजिएगा। धन्यो अयं भारत देश यत्र समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसन्नी सुर। धन्यो अयं, धन्य है, अयं मतलब है भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र मतलब जहाँ, समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी, उल्लास उत्पन्न करने वाली, मनुष्य के मन को पवित्र करने वाली और नवीन भावों को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसन्नी, शब्दों का निर्माण करने वाली,
प्रसव मतलब जन्म से होता है, पर यहाँ शब्द का क्या होता है? निर्माण। शब्द का निर्माण करने वाली सुर भारती देव भाषा है। विद्यमानेषु निक्लेश्वरी वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च। विद्यमान यानी आज हमें जो प्राप्त है, निक्लेश्वरी संपूर्ण जितना भी वांग में साहित्य है, जितना भी साहित्य आज हमें प्राप्त है, उन सब साहित्यों में अस्य वांग में, इसका वांग में मतलब साहित्य, इसका साहित्य किसका? सुर भारती देव भारती का साहित्य। अभी पता चलेगा आगे की देव भारती किसके लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और संपन्न है, ऐसा कहा जाता है। वर्तते मतलब कहा जाता है। इयमे भाषा संस्कृत नामना भी लोके प्रथिता अस्ति। इयमे यह भाषा संस्कृत नाम से भी लोके मतलब संसार में प्रथिता अस्ति, प्रसिद्ध है। अब पता चल गया सुर भारती कौन है? देव भारती। देव भाषा कौन सी? संस्कृत। अर्थात किसकी चर्चा चल रही है? संस्कृत की। याद आ गया होगा ये संस्कृत का जो भाषा का वर्णन था वो संस्कृत भाषाया महत्वम में था। तो चैप्टर का नाम क्या है? संस्कृत भाषाया महत्वम। यह भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, जब बड़ा शब्द होता है तो विच्छेद करके पढ़ा करो। महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा सर्व उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्ये नाट्य आदि अस्य मे भाषायां लिखितानि अस्माकं मतलब हमारे। अभी सब जितने भी हमारे महान ग्रंथ हैं उनके बारे में बात चल रही है। रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराण 18 पुराण और इनसे अतिरिक्त अन्यानि च, इनसे अतिरिक्त महाकाव्य नाटक आदि जितने भी महाकाव्य और नाटक हैं अस्य में भाषाएं लिखितानि सन्ति, इस भाषा में लिखे गए। हमारे प्राचीन जितना भी साहित्य है वो संस्कृत में लिखा गया है। इयमे भाषा सर्वसम आर्य भाषाणां जननी मन्यते। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा माना जाता है। कौन मानते हैं? भाषा तत्वविद, भाषा के तत्व को जानने वाले ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जन्मदात्री है। संस्कृत से गौरवं बहुविधि ज्ञान आश्रितं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टि। संस्कृत का गौरव उसका विभिन्न प्रकार का ज्ञान का आश्रय, यानी विभिन्न प्रकार का ज्ञान जो उसके अंदर ध्वनित किया गया है, और उसकी व्यापकता कितनी विशाल है, कितनी व्यापक है, किसकी दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय मतलब कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है कितनी गौरवशाली भाषा है, कितना अतुलित